चलिए आगे सभी लोग। शाबाश, वेरी गुड। हम भी जरा चैटिंग लगा लें, सब लोग आ जाइए और देखते हैं। आज का क्लास आपको रियली बहुत ही मस्त लगेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरुआत हम लोग कर रहे हैं अपने क्लास की। जरूर आपको आनंद, अभी जो हमने क्लास ली इससे बेनिफिट होगा आपको, और आगे भी जो क्वेश्चंस टॉपिक्स डिस्कशन कर रहे हैं वो भी आपको बेनिफिशियल होंगे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी उम्मीद है। चलिए, तो हम लोग आसानोविच पर चल रहे थे और आसानोविच पर चलते चलते मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आसानोविच में एक एग्जाम्पल मैं और कर दे रहा हूं जो मुझे समझ में आ रहा है, वो बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। ये एक एग्जाम्पल जो है मुझे याद आ गया अभी चाय पीते पीते। वो एग्जाम्पल ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो 4 केसियन हैं, ये 4 केसियन ने एफिसियन का होल ट्वाइस की तरफ देखा, इनके अंदर कुछ कुछ हुआ और जैसे इनके अंदर कुछ कुछ हुआ इन्होंने 4K बनाया और साथ में एफिसियन का होल 6 बना के जयमाला डाल दी। अब ये मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर कौन जो है वो बेस है ओसानोविच के अकॉर्डिंग और कौन यहाँ पर एसिड है। इतना आप बता दीजिए, कौन इसमें ओसानोविच के अकॉर्डिंग कौन इसमें एसिड है, कौन इसमें बेस है, बताइए, बता पाएंगे? ये यहाँ पर केसियन जो है वो इसको डोनेशन कर रहा है, सीएन इसे दे रहा है, तो मतलब केसियन एस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, केसियन बेस की तरह बिहेव कर रहा है और एफिसियन जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। जी ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। देखिए, अधिकतर लोग कहते हैं कि मेटलर्जी सिलेबस में नहीं है, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, मेटलर्जी को कहीं भी सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन यहां बताऊंगा, एक तो आपको एलॉय जरूर याद कर लेने हैं, एलॉय, ठीक, इस पर मैं आपको चर्चा करूंगा कि एक जर्मन सिल्वर बहुत पूछा जाता है एलॉय में। एक तो आप जर्मन सिल्वर याद, अब यहाँ पर ये आप चाहे अपनी बुक से पढ़ लेना, यहाँ पर समय नहीं दूंगा क्योंकि ये जरूरी बताना। केवल एक तो आप जर्मन क्वेश्चन कराऊंगा तो करा दूंगा, जर्मन सिल्वर को पढ़ लेना, जर्मन सिल्वर। एक आप ब्रास पढ़ लेना, ब्रास को पढ़ लेना, ब्रॉन्ज पढ़ लेना, ब्रास पढ़ लेना एक, ठीक है, और एक आप ब्रॉन्ज पढ़ लेना, ब्रॉन्ज, कॉपर जिंक टिन, ठीक है, कॉपर जिंक टिन हो जाता है ना, कॉपर जिंक याद रहेगा ना, कॉपर जिंक, यहाँ कॉपर जिंक, कॉपर टिन हो जाता है। और उसके बाद एक आ जाएगा आपका टाइप मेटल, टाइप मेटल, टाइप मेटल, इसमें लेड का होता है, लेड का एलॉय होता है, ठीक जी। तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, ब्रास में कॉपर जिंक होता है, इसमें कॉपर टिन होता है। मेटलर्जी आपको पूरी नहीं पढ़ना, जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़ना है। दूसरी चीज आपको क्या पढ़ना है, एलॉय एक तो पढ़ना है। नंबर 2 पे आप रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल, कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरी चीज है, आपको प्यूरिफिकेशन जरूर पढ़ लेना है एनसीईआरटी से, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन केवल एनसीईआरटी का प्रयोग करना, एनसीईआरटी, ज्यादा इधर उधर के लफड़े में ना फंसना आप, ठीक है। चाहे तो हमने कराया था वीडियोस में, आप उससे भी देख सकते हो। दोनों टाइप मेटल में आपको लेड का होता है, जिसे टाइपिंग के लेटर बनते थे पहले, इसलिए उसे टाइप मेटल बोला जाता है। प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन में खासकर आप जो हैं वो जर्मेनियम का और आपका टाइटेनियम का, जिरकोनियम का और निकिल का, इतने अगर आप पढ़ लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। इस पर हम इसलिए थोड़ा सा समय बचा रहे हैं क्योंकि ये फिक्स चीजें हैं, यहां पर बहुत बुद्धि का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। चलिए, अब आ जाते हैं हम बहुत जरूरी टॉपिक पर जो आपको
बेन आर्किल मेथड है जी, ये सब पढ़ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक पर जो आपको आज हमें डिस्कशन करना है। एक तो आप जो है वो टर्म सिंबल जरूर थोड़ा सा याद कर लेना, हालांकि इसके आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन टर्म सिंबल पर मैंने पूरी क्लास जेएस एलएस कपलिंग और रसल जो है साउंडर प्रोसेस आपको बताया था। तो एलएस कपलिंग का मेरा क्लास देख लेना आप, बस एलएस कपलिंग का क्लास आप एक बार पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और आपको मैट्रिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैट्रिक्स से क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है, ग्रुप थ्योरी से भी कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसको सिलेबस में कहीं से कहीं तक अभी तक तो किसी पीजीटी पेपर में वो है नहीं। तो इसकी क्लास आप नोट कर लेना। जैसे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मान लो कहीं पर भी सपोज कर लेते हैं कि आ जाता है एस में 1, तो एस के 1 का जो टर्म सिंबल होगा वो क्या होगा, मैंने आपको बताया था। जी मैंग जी, हाँ बता रहे हैं सब, 3-4 का मैं बता दूंगा। S1 में अगर हम लोग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड 1 आता है, तो जो S की वैल्यू आएगी वो आपकी 1/2 आ जाएगी। मल्टीप्लिसिटी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2S + 1 हो जाती है, तो मल्टीप्लिसिटी आपकी आ जाएगी यहाँ पर 2S का मतलब आधा आधा 1, यानी कि मल्टीप्लिसिटी आपकी 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका एल वैल्यू होगी, एल वैल्यू कैपिटल एल वैल्यू जिसे एम एल वैल्यू बोलते हैं, इसके लिए 0 आ जाएगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एम एल वैल्यू बोल सकता हूं, या फिर नीचे लिख देता हूं कि जो जे वैल्यू आएगी वो जे आएगी आपकी हाफ आ जाएगी, जे आपकी हाफ आ जाएगी, क्योंकि आपको एस भाई एस पे ही डिपेंडेंट होगी, एस पे ही डिपेंडेंट होगी वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि क्योंकि जे की वैल्यू एल प्लस एस से चलती है, एल प्लस एस से चलती है और एल माइनस एस तक जाती है, तो इसका जो टर्म सिंबल आएगा वो एस ऑर्बिटल के लिए, यानी कि अगर मैं बोलता हूं तो ये एस है, तो एल वैल्यू जो हो जाती है वो आपकी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 का मतलब एस ऑर्बिटल हो गई। तो एस हो गया, नीचे आपका जे यहाँ पर हाफ लिख देंगे और ऊपर आपका जो मल्टीप्लिसिटी है ये 2 लिख देंगे, तो आंसर आपका ये आएगा 2s हाफ आ जाएगा। ठीक, याद रखना 2s हाफ आ जाएगा। जिसको ना समझ में आए पूरी क्लास देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद D3 पर चले आइए। इन्होंने पूछा सर D3 बता दीजिए, तो D3 में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 3 आ जा रहे हैं। अब आपको S की वैल्यू निकालनी है तो 3/2 हो जाएगी। मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीप्लिसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 2s + 1 होती है, यानी कि 2 × 3/2 + 1 यानी टोटल 4 आ जाएगी, मल्टीप्लिसिटी 4 आ जाएगी। तो अब l का मतलब हुआ, अगर हम लोग l + l - l से चलते हैं तो l - 1 से चलेंगे तो l - 1 का मतलब हुआ 3, तो 3 बनेगा। और अगर यहाँ पर l जो होगा ml, जिसे ml भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं, दोनों बातें हैं, तो ये बनेगा 3, और 3 का मतलब हुआ f ऑर्बिटल आ जाएगी, f। तो इसका मतलब इसकी जो j वैल्यूज होंगी वो j वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, संभावित कितनी हो सकती हैं, एक तो 9/2 हो सकती है, ठीक, एक 7/2 हो सकती है, एक 5/2 हो सकती है, एक 3/2 हो सकती है। मिनिमम मैक्सिमम, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट से चलेंगे आगे तक चले जाएंगे। तो अब ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, क्या क्या हम लिख सकते हैं। देखो ये तो फिक्स हो गया 4, तो 4 का मतलब हुआ हर जगह तो 4 लिखना है, 4f यहां पर भी 4f, यहां पर भी 4f, यहां पर भी 4f। अब नीचे इनकी वैल्यू डाल दो, 9/2, यहां 7/2, यहां पर 5/2, यहां पर आपकी आ जाएगी 3/2। अब अगर आपके मन में आता है कि जे वैल्यू है, जे काहे के लिए है, बस वैसे चलो देख लेंगे, रख दो, आ जा, सही है। अब यहां पर जी बिल्कुल सही प्रगति। अब यहां आपको एक चीज जरूर ध्यान देना, गलती कहां होगी, गलती कहां होगी मैं बता दे रहा हूं। गलती आपकी यहां जे कैलकुलेशन में होगी, बस
अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज कर लेते हैं जे कैलकुलेशन में गलती क्यों होगी वो आपको बताया देना हूं आपको। जैसे जब जे निकालते हैं तो जे का मतलब है एल माइनस एस से चलेंगे और एल प्लस एस तक जाएंगे। अब ये बताओ एल क्या है यहां पर, अगर एल की वैल्यू हम देखें तो एफ ऑर्बिटल के लिए यहां पर आपकी एस की वैल्यू आपकी 4 हो गई और ये यहां पर 3 हो गई, तो इसकी हम प्लस गिनती कहां जाएगी, अगर हम प्लस गिनती पर चलें तो प्लस गिनती आपकी 7 तक मैक्सिमम पहुंच पाएगी, पॉसिबिलिटी है यहां पर, ठीक है। और इसी तरीके से माइनस करोगे तो 1 तक चली जाएगी, तो इसका मतलब है मोर देन हाफ फील्ड, जी मोर देन हाफ फील्ड में अनपेड इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए, बिल्कुल लेस देन और मोर देन हाफ फील्ड में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आप निकालते चले जाइए, ऑटोमेटिकली आपकी आंसर आ जाए, मोर देन हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड, बिल्कुल सही। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कभी पूछा था आपसे, याद होगा आपको, कि अगर कार्बन को ले लेते हैं, कार्बन को, जी प्रगति बताइए, आपने इसका मतलब सही इसका आपने ध्यान दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन है, कार्बन के लिए बता पाएंगे आप वैल्यूज, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2 मैंने फिलअप कर दिया, इसकी आप वैल्यू बताइए जल्दी, टर्म सिंबल बताइए। ग्राउंड टर्म सिंबल सबसे छोटी, ग्राउंड टर्म सिंबल का मतलब है जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ग्राउंड टर्म सिंबल बता दीजिए, ग्राउंड टर्म सिंबल बता दीजिए जल्दी से। ग्राउंड टर्म सिंबल इसका 3p0 होगा, ग्राउंड टर्म सिंबल इसका 3p0 होगा, ये बात आप नोट करिए। जी शाबाश, वेरी गुड। अब कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, या फटाफट सुन लीजिए, 2 मिनट का काम है। अगर हम लोग ग्राउंड टर्म सिंबल की बात करते हैं तो इसका हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन p में 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे, p में 2, तो यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 हैं, एक बात क्लियर हो गई। मल्टीप्लिसिटी की सॉरी एस की वैल्यू कितनी आएगी, एस की वैल्यू 2 बाई यानी कि 1/2 इंटू 2 का n/2 होता है ना, n/2 कर दीजिए, तो इसका मतलब 1 आ जाएगी, ये आ गई। अब मल्टीप्लिसिटी यानी कि 2s + 1 अगर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका एक और एक यानी कि टोटल 3 आ जाएगी, 3 आ गई। अब इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग यहां पर देखें, ये p ऑर्बिटल है, p के लिए अगर आप नोट कर पा रहे हो तो p के लिए ये p ऑर्बिटल आ जाएगी, यानी कि यहां पर अगर हम l देखें तो p ऑर्बिटल के लिए ये 1 होता है, p यानी 1 आए, वैल्यू 1 आएगी, और 1 आएगी तो 1 के लिए आपको फार्मूला पता होना SPDF, और इसका मतलब हुआ ये s की वैल्यू अगर 1 आई तो यहाँ पर 0 1 2 3, तो यानी p के लिए अगर हमारा s वैल्यू 1 आ रही है, s की वैल्यू 1 आ रही है, मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है, तो p ऑर्बिटल हो गई, तो मैंने यहाँ p लिख दिया। अब j की वैल्यू आप निकालेंगे, j की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पास टोटल वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है 210 210, जी ठीक है, 210 हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 210 लिख देंगे, तो अब इसका मतलब हुआ 3 ऊपर 3p2 3p1 3p0, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ये हो गया, बस सिंपल। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए बहुत सुंदर, आपके साथ अच्छा लगा डिस्कशन करके, और इसके लिए आप बहुत परेशान नहीं होइएगा। अब हम आते हैं अपने सुपर डुपर क्लास पर, उसकी बात करेंगे, और लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो आपको याद रखना है कि क्राउन ईथर्स पर क्वेश्चन आ सकता है, क्राउन ईथर्स बहुत जबरदस्त, आप सुनिएगा ध्यान से, यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्राउन ईथर्स को जैसे पैडरसन ने डिस्कवर किया था, तो यहां पर नोट कर लेना, क्राउन ईथर का जो कंसेप्ट है, अब ये क्लास आपकी महा सुपर डुपर क्लास बन जाएगी आज। क्राउन ईथर्स को अगर डिस्कवरी की बात करें तो सीजे पैडरसन ने किया था, PEDERSON,
ठीक है, पैटरसन ने ये कंसेप्ट दिया था, इनका नाम याद कर लेना, इनका नाम याद कर लेना, बहुत जबरदस्त। अब ये क्राउन ईथर्स होते क्या, एक्चुअल में ये पॉली ईथर्स होते हैं, और पॉली ईथर लिगेंड्स भी बोले जाते हैं, जिनमें कई ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं बेंजीन का, तो ये आपका बेंजीन हो गया, इससे आप जोड़ सकते हो ऐसे करके, ऐसे एक ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन ऐसे भी जोड़ सकते हो, ऐसे करके आप बहुत सारे ऑक्सीजन जोड़कर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं चेन को। इधर भी आप रिंग बना दीजिए, मतलब व्हेन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द एल्काइल और एराइल ग्रुप, then the compound forms are called ether when they form in the cyclic manner, तो इसको हम लोग साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं, साइक्लिक ईथर। लेकिन साइक्लिक ईथर में एक ऑक्सीजन होगा तो साइक्लिक पर रुक जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर जुड़े तो फिर वो क्राउन ईथर्स में काउंट होना शुरू हो जाएंगे। ये बात आप नोट कर लेना। इसीलिए एक से ज्यादा ऑक्सीजन उसमें जुड़ने चाहिए, तब वो क्राउन ईथर बनते हैं। तो क्राउन ईथर के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखता है आपको इसी से मिलता जुलता दिखता है, तो वो क्राउन ईथर में ही आएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं क्या ये क्राउन ईथर में आएगा, मैंने वहां पर ज्यादा लगा दिए, अब यहां पर मैं केवल गिने चुने लगा देता हूं, ऐसे करके लगा देता हूं, लो भाई ये लगा देता हूं, तो क्लास केवल पता लगा कुछ लोग जो है वो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए, कि कहेंगे लड़का जो है, लड़की या लड़का पीजीटी की तैयारी कर रहा है। बहुत सारे लोग जिंदगी में इसी बात की तैयारी कर रहे हैं कि बोले आईएएस की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो चलो लड़की कर शादी कर लो। पता लगा शादी के बाद ना आईएएस रह गया ना पीसीएस रह गया, केवल घरेलू बन गए। यहां देखो ध्यान से, तो यहां अगर मैं ऐसे कंपाउंड बनाऊं तो ये कंडीशन भी आपको जबरदस्त दिखाई देगी। जैसे यहां पर अगर मैं ऐसे चलता हूं तो ये कंडीशन, मंदिर बना दो इसके ऊपर सीधा सीधा, ये ऐसे करके ले लो और फिर यहीं से फिर उठा लो, फिर एक मंदिर तैयार करो, ऐसे करके कर दो, मतलब जैसा आपको दिखे। अगर क्राउन का मतलब है जैसे दिखे मुकुट जैसा कहीं दिखना शुरू हो जाए, तो मान लेना कि वो वही कंडीशन है, ऐसा मुकुट जैसा दिखना शुरू हो जाए आपको, ऐसे ऐसे, तो ये सब क्राउन ईथर्स में ही काउंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ध्यान देना। दूसरी चीज बहुत मस्त है, दूसरी चीज सिलिकेट वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अगर हम आपसे कहें कि सिलिकेट पर चलें, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन जरूरी बातें हर बात करते चलेंगे आपसे। सिलिकेट पर देखेंगे तो SiO4 डाई नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव आते हैं, SiO4 डाई नेगेटिव, ये बार बार रिपीटेड। हाँ मैंने बनाया है, बिना रिंग के भी बनाया है, बेंजीन रिंग के बिना भी बन सकता है, देखो ये बनाया है, मतलब जरूरी नहीं रिंग बने, वो तो एक एक्सेप्शन मैंने बना दिया। अब ये सिलिकॉन की जो यूनिट है वो आपकी ऐसी दिखाई देगी, ये टेट्राहेड्रल यूनिट आपको दिखाई देगी। अब ये टेट्राहेड्रल यूनिट आप ऐसे बना सकते हो, इनमें किसी भी एक ऑक्सीजन पर आप 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव लगा सकते हो, ये कंडीशन बनती है। तो अगर डॉट डॉट लाइन से मैं देखूं तो आपको ये टेट्राहेड्रल यूनिट समझ में आएगी। और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में भी राहुल आया था, अगर आपको याद हो। इसी तरीके से अगर मैं ऑर्थोसिलिकेट और पायरोसिलिकेट की बात करता हूं तो इन पर भी आपकी नजर जमी रहनी चाहिए। यानी कि अगर ऑर्थोसिलिकेट है तो यही एग्जाम्पल है, मतलब डिफरेंट मैनर्स में ये ऑर्थोसिलिकेट भी कहलाता है। ऑर्थो सिलिकेट का एग्जाम्पल भी इसी को बोला जाता है। अब आप समझ लो, आपको पढ़ाने के लिए मैंने कितना खुद को पहले माझा होगा, मैंने कितना समय दिया होगा, तब मैं आपके सामने ये बोल पा रहा हूं। एक शिक्षक जो है दूसरे शिक्षक के सामने बोलने के लिए पहले उसे खुद पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा बोल नहीं पाएगा। टीचर को पनपने नहीं देता है, और खासकर सेम सब्जेक्ट का फंस गया तो धुआं निकाल देता है वो, ठीक। तो इसलिए आप ये जरूर ध्यान दीजिए, जितनी बातें आपको बता रहा हूं ये जरूरी हैं, और मैंने इस पर अध्ययन किया कि भाई आपको मैं बता दूं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसी तरीके से चेन सिलिकेट भी याद रखना, चेन सिलिकेट भी याद रखना, चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट। अब चेन सिलिकेट की खास बात क्या होगी वो आप जान लीजिए। चेन सिलिकेट में क्या कंडीशन पैदा हो सकती है वो नोट करो आप। चेन सिलिकेट में हमेशा जो रिपीट होगी तो एक ऑक्सीजन घट जाएगा, एक कॉमन में चला जाएगा, इधर से भी एक कॉमन में चला जाएगा। तो इसका मतलब चेन सिलिकेट में जो बार बार रिपीट होने वाली यूनिट होगी वो गड़बड़ा जाएगी, वो SiO4 नहीं होगी, SiO3 होगी ना, SiO3 का होल N होगा,
ऊपर आपका 2n नेगेटिव चलेगा, यही चलेगा ना, बताओ जल्दी बोलो, यही चलेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये सिलिकेट के जो रिपीटिंग यूनिट्स, बोलो भाई। ऑर्थोसिलिकेट जी, मैं आपको जो बता रहा हूं, ये ऑर्थोसिलिकेट है, ये पायरो है, ये ऑर्थो है, ये पायरो है, ये वाला पायरो है, ये पायरो है, ठीक है, इस पे कंफ्यूजन ना करिए, ये पायरोसिलिकेट है और ये वाला ऑर्थोसिलिकेट है, दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और ये आपका चेन सिलिकेट हो गया, तीनों को मैं ग्रीन कर देता हूं, ये ग्रीन कर देता हूं जी, ठीक है। अब आप इसमें कंफ्यूजन ना करिए अपने मन में, चलिए इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से आपको कुछ यूनिट जो हैं वो सिलिकेट्स की जरूर याद रखनी। सिलिकेट की जो शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें हमेशा SiO4 यूनिट ही रिपीट करती है बार बार, और वही यूनिट रिपीट करके SiO2O5 का 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेती है। तो एक आप जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर सिलिकेट का पढ़ना है, शीट सिलिकेट के नाम से जानी जाती है, शीट सिलिकेट की नाम से, सिलिकेट के नाम से जानी जाती है। और शीट सिलिकेट जो होता है उसके अंदर SiO4 की यूनिट वो शेयर्ड हो जाती है, या तो बोले SiO4 ऊपर लगाएं 4 नेगेटिव, शेयर्ड बन जाती है, शेयर्ड हो जाती है, ये यूनिट शेयर्ड सीट में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए इसका फार्मूला भी बदल जाता है, और फार्मूला जो है वो बन जाता है Si2O, कॉमन हो जाते हैं 5, और बार बार यूनिट रिपीट करेंगे तो होल n कर दो, ऊपर वही पावर आप 2n लगा दो, तो ये बार बार रिपीट होने वाली यूनिट इसके अंदर आ जाएगी। तो एक तो इसको भैया जरूर पढ़ लेना। जियोलाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया था, अभी भी पूछा गया था, याद होगा जियोलाइट, इस पर क्वेश्चन इस बार 100% है, कोई रोकेगा नहीं इस क्वेश्चन को, कोई नहीं रोकेगा, सुपर डुपर क्वेश्चन है पीजीटी का। नंबर 1 जियोलाइट का एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। जियोलाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। जियोलाइट सीब मॉलिक्यूलर पोरोसिटी ZSM5 का एग्जांपल आपको दिया गया है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, जनरल फार्मूले में आपको कुछ नहीं याद करना है, यहां पर mx कर लेना, ऊपर n की प्लस में ये वेरी करेगा, उसके बाद अंदर Al और नीचे x ले लेना, तो यहाँ पर x जो यहाँ हो वही नंबर यहाँ लेना, और सिलिकॉन का यहाँ पर y ले लेना, ठीक है। और ऑक्सीजन जितने भी लेना इन दोनों का एडिशन लेना, यानी कि 2x + 2y ले लेना, और ऊपर यहाँ होल एन लगाना, ऊपर जितने भी हो x उतने टाइम नेगेटिव, एक तो ये ले लेना, और साथ में H2O का नंबर चाहे Z लिख लेना, कुछ भी लेना, ZH2O ले लेना, ये भी किताबों में दिया है। दूसरा किताब में ये भी दिया है कि M को आप X ले लेना और यहाँ पर +N लगाना, और सिंपल AlO2 का होल X कर लेना, और SiO2 का होल Y कर लेना, और यहाँ पर होल N, ऊपर X की पावर, और यहाँ पर ZH2O। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आपके सामने जियोलाइट का आए तो आप खट से मार देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखना, ये प्यूरिफिकेशन में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ZSM5 का यूज पेट्रोकेमिकल्स में करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में करते हैं, मतलब पेट्रोकेमिकल के प्रिपरेशन में भी करते हैं, हाइड्रोजिनेशन में भी करते हैं, हाइड्रोजिनेशन में भी कहीं, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स ज़्यादा यूज होता है, पेट्रोकेमिकल्स में ही रखिए आप, और जाइलिन में भी रखिए, पैराजाइलिन में। आप ये वाला याद करिए जगमोहन जी, ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, MX AlO2 का होल X, SiO2 का होल Y, और ऊपर N, नीचे वाला फार्मूला याद करिए, ज़्यादा परेशान आप ना होइएगा, बिल्कुल ठीक है, ये बात याद कर लेना। अब इसे थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए दिमाग में रोकने का कोई तो तरीका आप रख लीजिए। अब दूसरी चीज़ है कि इसको जो है वो वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं, वाटर के प्यूरिफिकेशन में, वाटर के, हाथ भी थक गया, गलत लिख जा रहा है, वाटर के सॉफ्टनिंग में भी कर दो, हाँ ठीक है, प्यूरिफिकेशन में बोल रहा हूँ, सॉफ्टनिंग, ठीक, वाटर के सॉफ्टनिंग में भी कर सकते हैं, और पैराजाइलिन में भी करते हैं, पैराजाइलिन
को बनाने में जो पेट्रोकेमिकल्स है एक प्रकार का, इसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आयन एक्सचेंज मेथड इसी को बोलते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो आयन एक्सचेंज मेथड में भी इसको करते हैं। ठीक है, अब आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। हाँ, वो Na2 होता है, बिल्कुल सही है राहुल, Na2AlO2 का होल x2 एंड सो ऑन पढ़ लेना। इसी तरीके से ग्लास का भी जबरदस्त रिवीजन मार देना एक बार। ग्लास का भी जबरदस्त रिवीजन मार देना। ग्लास में खासकर आपको याद रखना है कौन कौन सा ग्लास आपको जो है वो याद रखना है। एक तो सोडा लाइम ग्लास, एक तो आपको सोडा लाइम ग्लास पढ़ लेना है, सोडा लाइम ग्लास पढ़ लेना है। ठीक, सोडा लाइम ग्लास पढ़ लेना है जरूर। उसके बाद एक हार्ड ग्लास पढ़ लेना है, हार्ड ग्लास पढ़ लेना। ये आपको यूपी बोर्ड की किताब में मिलेगा और कहीं नहीं मिल पाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सोडा लाइम ग्लास या सॉफ्ट ग्लास जिसे बोलते हैं, इसका फार्मूला, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो Na2 परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सोडियम कैल्शियम सिलिकेट जो नॉर्मल ग्लास होता है, वो सोडियम कैल्शियम का सिलिकेट मानते हैं, इसे विंडो ग्लास भी बोलते हैं। तो चलो इसको नाम और दे देते हैं, दो नाम, सॉफ्ट ग्लास भी बोलते हैं और इसे विंडो ग्लास भी बोलते हैं। विंडो ग्लास का नाम भी इसे देते हैं। तो ये नाम भी आपको तकलीफ दे सकते हैं पेपर में, इसलिए इनको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग हार्ड ग्लास की तरफ चलते हैं। हार्ड ग्लास ये भी बहुत ही जबरदस्त ग्लास माना जाता है। इसको पोटेशियम यानी कि केवल सोडियम की जगह पोटेशियम लाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। CaO.SiO2 रख लेना है और यहाँ पर SiO2 जो है वो 6 होंगे, ज़्यादा होंगे, मतलब यहाँ 6 रख लेना। ये इसे हम लोग जो है हार्ड ग्लास को बोरोसिलिकेट भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये कैल्शियम सिलिकेट बोला जाता है, पोटाश ग्लास बोला जाता है। इसे पोटाश ग्लास के नाम से भी जानते हैं, पोटाश ग्लास के नाम से भी इसे जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोरियन ग्लास भी बोलते हैं इसे, जिसे बोरियन ग्लास बोला जाता है ना, बोरोसिलिकेट, इसलिए बोरियन ग्लास कैल्शियम का होता है, इसे बोहरियन ग्लास के नाम से भी जानते हैं, बोहरियन ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। फ्लिंट ग्लास भी होता है, वहां लेड आ जाता है, फ्लिंट ग्लास में लेड आ जाता है। तो एक तो आपको हार्ड ग्लास हो गया, एक फ्लिंट ग्लास, FLINT, फ्लिंट ग्लास, समझ में आ रहा है कुछ? फ्लिंट ग्लास मतलब थक तो नहीं गए हो कहीं? फ्लिंट ग्लास को यूज करेंगे और फ्लिंट ग्लास में कुछ नहीं करना है। इसी के बाद, इसीलिए मैं सीरीज नहीं बिगाड़ता हूं हमेशा पढ़ाते समय। PbO डॉट यहाँ पर 6 SiO2, देखो मैंने सीरीज नहीं बिगाड़ी है, आपको याद करने का आसान तरीका बताने के चक्कर में। ठीक, और दूसरा बात, जेना और पायरेक्स ग्लास को भी आप जरूर पढ़ लेना। एक तो जेना ग्लास पढ़ लेना, जेना ग्लास आप जरूर पढ़ लेना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है। जेना ग्लास जो होता है जिंक बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट कहलाता है, जिंक बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट। तो आप याद कर लेना इसको, मिक्सचर होता है ये, जिंक बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट, जिंक बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, आज हाँ बता ही रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब बताते चल रहे हैं आपको, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे जगमोहन जी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, दिल पे मत रखना। इसके अंदर क्या होता है, बेरियम होगा, एक तो बोरो नाम जरूर है लेकिन बेरियम होगा, जिंक का ऑक्साइड होगा, और आपका Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड होगा, बोरॉन भी होगा B2O3, और साथ में सिलिकॉन तो होगा ही SiO2। इतने का मिक्सचर बोला जाता है इसे। ठीक, और ये हीट और शॉक को रेजिस्टेंट करने वाला, एसिड भी इस पे काम नहीं करता है, हीट रेजिस्टेंट भी होता है, शॉक रेजिस्टेंट भी होता है, और इस पर जो है वो मतलब जो है एल्कली का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एसिड का जब नहीं पड़ेगा, एसिड, एल्कली एंड शॉक, ठीक है, शॉक में झटके वाला, SHOC के शॉक रेजिस्टेंट बोलते हैं। चलो जरूरी बातें बता ही देना यार, एक बार तो प्यार से कह दो आई लव यू। देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, जेना ग्लास हो गया। एक बार नेक्स्ट देखो, पायरेक्स ग्लास, क्लास में बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़िए, दिल देकर दिल लगाकर पढ़िए।
पायरेक्स ग्लास बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ये पायरेक्स ग्लास, ये बहुत पूछा गया है। पूछो अभी पीजीटी में एक बार क्वेश्चन आया था। ये एक्चुअली में बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, ये होता है बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट। तो यहां पर बोरो एल्यूमिनो, वो जिंक बोरो था, ये बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट कहलाता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट की अगर मैं बात करता हूं तो रियली ये इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर होगा क्या, इसको खतरनाक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि एग्जाम में नंबर 1 SiO2 सबसे ज्यादा होगा, लगभग 80% के आसपास होता है। सोडियम रह गया, इसमें सोडियम रह गया, सोडियम बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट। अब यहां पर सोडियम भी Na2O भी होगा, Na2O लगभग 4% होता है। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा। और कैल्शियम आ ही गया, एल्यूमिनो बोरो एल्यूमिनो कैल्शियम भी होता है ना, तो CaO कुछ छूट गया, यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए याद आता जाएगा, 0.5% के आसपास होता है। और इसके बाद K2O होता है, K2O लगभग यही रहता है, 0.5% के आसपास होगा। एक बार आप परसेंटेज वैसे चेक नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने जो पढ़ी थी, अगर पढ़ने में याद करने में कुछ गलती रहेगी तो अलग बात है। और उसके बाद एल्यूमिनियम तो होगा ही लगभग 3%। तो सबसे ज्यादा ग्लास यही यूज होता है, बाकी परसेंटेज ज्यादा चली जाए तो घटा बढ़ा के सेट कर लेना, ये चीज आपको याद कर। ये अधिकतर लेबोरेटरी के ग्लास ऐप है, सोडियम बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट को जो है वो यूज किया जाता है लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, एक होता है क्रुक्स ग्लास याद आया आपको कहीं पर? एक हम लोग ग्लास पढ़ते हैं क्रुक्स, CROCKES, क्रुक्स ग्लास भी पढ़ते हैं। और क्रुक्स ग्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लास माना जाता है। और एक्चुअल में ये जो होता है जिंक भी होता है, लेड भी होता है, मरकरी भी होता है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं। तो सीरियम का ऑक्साइड इनके अंदर मिला दिया जाता है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर तो कोई इसका फार्मूला नहीं होगा, तो यहां लिख देते हैं इट कंटेन्स Pb Ba Zn Cd। और मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीशियम, और मिला देते हैं सीरियम का ऑक्साइड इसके अंदर। ठीक है, और ये ऑक्साइड मिलाने से ये अल्ट्रावायलेट रेस पर भी काम नहीं, अधिकतर ये जो है वो चश्मे में यूज किया जाता है, लेंसेज में यूज किया जाता है, यूज्ड इन लेंसेज। ठीक है, लेंस में यूज करते हैं इसको, ये बात याद रखना। उसके बाद आपको सेफ्टी ग्लास भी पढ़ लेना है। ठीक है, अजय प्रताप, प्रीति जान रही हो, समझ रही हो? सेफ्टी ग्लास, तो यहां पर मैं सेफ्टी ग्लास की अगर मैं बात करता हूं तो सेफ्टी ग्लास में अधिकतर ये विंडो ऑटोमोबाइल्स इसमें सब में यूज होता है। और ये अनब्रेकेबल ग्लास माना जाता है, अनब्रेकेबल ग्लास माना जाता है। विंडो, एरोप्लेन की विंडो भी बनती हैं, ऑटोमोबाइल्स की विंडो भी बनती है, ट्रेन की विंडो में ये यूज किया जाता है। इसमें सुइटेबल एडहेटिव 2 लेयर को चिपकाया जाता है, 2 लेयर को चिपकाया जाता है। अब इसके अंदर सेफ्टी ग्लास के अंदर होता क्या क्या है, ये कौन बताएगा? बताइए फटाफट, सेफ्टी ग्लास के अंदर होता क्या क्या है ये बताइए, जल्दी बता दीजिए फटाफट। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट तो होता ही होता है, ठीक है। इसके अंदर सोडियम, जी सोडियम कैल्शियम सिलिकेट एंड लेड कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट होता है वही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एक ही बात है कन्हैया जी, वही पीबीओ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक लेयर लगाई जाती है, वो खास विनाइल एसीटेट की, विनाइल एसीटेट इसके अंदर लेयर लगाई जाती है, वही इंपॉर्टेंट होती है, वही ब्रेकिंग से चिपकी रहती है, अनब्रेकेबल ग्लास बनाने का कारण वही होता है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान देना। इचिंग ग्लास की किससे की जाती है? इचिंग के लिए, इचिंग बोलते हैं, होता ईटिंग है, ई
ठीक है, ETCHING, ईचिंग ऑफ ग्लास। एक्चुअली में ईचिंग नहीं होता, ईटिंग होता है, वो ईचिंग बोल देते हैं, ईचिंग। ठीक है, ईचिंग ऑफ ग्लास के लिए कौन सा एसिड यूज होता है पता है आपको? उसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज होता है, HF का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर स्किन पे गिर जाए तो इरिटेशन होने लगता है, इसीलिए इचिंग बोला जाता है। ठीक, ध्यान देना। चलो, इसको याद रख लेना, बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि आपको थोड़ा सा सीमेंट और फोटोग्राफी पर, सीमेंट का तो खैर आप पढ़ ही लोगे, फोटोग्राफी के बारे में एक केमिकल का नाम याद रखना, वो आप जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में जो इंपॉर्टेंट केमिकल माना जाता है वो एक तो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और इसी का इमल्सन बनाया जाता है किसके साथ में? अमोनियम ब्रोमाइड के साथ में, अमोनियम ब्रोमाइड के साथ में। ठीक, तो इसका इमल्सन बना देते हैं, इमल्सन बना देते हैं। ठीक है, या जिलेटिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक्सपोज हो जाएगा लाइट पर तो ये Ag में टूट जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और Br2 अलग निकल जाती है। लाइट, हीट या लाइट पड़ती है, फिलहाल इसे लाइट पी की बात करें, LIGHT, लाइट में ही काम अधिकतर होता है इसका, इसलिए ब्लैक कलर का भी बन जाता है ये कंपाउंड। दूसरी एक रिएक्शन जो PGT में आती है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के फॉर्म में। अगर हाइपो में मिला लेते हैं Na2S2O3 में, अगर आपने AgBr मिला दिया, इसे डेवलपर के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका Na3 आ जाता है। बैलेंसिंग आप देख लेना, Na3 आ गया, फिर Ag और S2O3 का होल ट्वाइस हो जाता है ना, और प्लस साथ में यहाँ पर NaBr निकल जाता है, NaBr निकल जाता है एक। तो ये इसकी आयनिक रिएक्शन भी आप ध्यान रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम लोग कलर लाते हैं, कलर जो कलरिंग रहती है, टोनिंग की जाती है, वो किससे की जाती है, ये बात आप ध्यान देना। अगर AuCl3 को 3 सिल्वर से आप मिला दीजिए, हाँ जी, तो यहाँ पर आप 3AgCl ले लेना और साथ में Au, पर्पल कलर का आ जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप K2 ले लेते हैं तो यहाँ पर PtCl4 आ जाएगा और यहाँ 2KCl आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर PtCl4 ले लिया, साथ में 4Ag लिया, तो यहाँ पर आपका 4AgCl आएगा और Pt का ग्रे कलर आ जाता है, ग्रे। ठीक, ये याद कर लेना आप, इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जो कुछ चीजें हैं वो मैं आपको लास्ट मोमेंट पर चल रहा हूं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको याद रखना क्या है वो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 आपको याद रखना है आइसोमर्स, और जो हम लोग याद करते हैं, एक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर रहना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें खासकर किस पर ध्यान देना है वो आप समझिएगा। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा जो हमारे फेसियल मेरिडोनियल होते हैं। अगर मान लीजिए कोई मेटल हमने लिया, एक तो आपको जो बाकी तो सब जानते हैं, मेटल लिया और ये हमारी कंडीशन होती है ऐसे वाली। अगर डमरू की जैसी कंडीशन में 3 लिगेंड ऐसे लग गए, 3 ऐसे लग गए, तो ये हमारा फेसियल कंडीशन बन जाती है। और अगर मेटल ऐसे रखा है और हमारा डमरू नहीं बन पा रहा है, डमरू बिगड़ गया है, यानी यहाँ पर एक्स लग गया, ठीक, यहाँ पर आपका एक्स लग गया और यहाँ पर वाई बीच में ठोक दिया गया, यहाँ पर आपका वाई और यहाँ पर आपका एक्स और यहाँ पर एक्स, तो ये मेरिडोनियल नहीं बन पाएगी, ये आपकी फेसियल कहलाने, वो मेरिडोनियल कहलाने लगेगी, फेसियल नहीं बन पाएगी।
तो यहाँ पर आप मेरिडोनियल बोल सकते हो। इसके फिलहाल एग्जाम्पल्स आप चाहें 12th की बुक से ही कर लीजिएगा, आपको वहां पर इजीनेस मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उतना सफिशियंट है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल तो हाँ ज्योमेट्रिकल में बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जल्दी में बोल गया, कोई बात नहीं। अब यहीं पर अगर मैं ऑप्टिकल की कंडीशन पैदा करता हूँ, ठीक है, आपकी बात सही है, परेशान ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन एग्जाम्पल की देने जा रहा था, कुछ और दिमाग में कुछ और चलने लगा था। इस तरीके की अगर मैं में ये एग्जाम्पल देने जा रहा था, ठीक है, तो एक बात याद कर लेना कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ये देने जा रहा था एग्जाम्पल, वो हाथ से लिख गया, ये कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन अगर आपको दिखाई देती है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव माना जा सकता है। इसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? जी बोले, इसको ऑप्टिकली एक्टिव मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? बोले यस और नो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? जी इसको बताइए। फेशियल मेरिडोनियल हो गया, सिस ट्रांस वाली कंडीशन बोली जाती है, इसको हम सिस ट्रांस वाली कंडीशन बोलते हैं। जी ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना। और अगर हम ये कंपाउंड आपको दे दें, ये कंपाउंड दे दें, जी ये कंपाउंड दे दें, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड पीजीटी में आता है बहुत, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, बात आपकी सही है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जी बिल्कुल। अगर मान लो मैं ये कंपाउंड आपको दे देता हूं, ये वाला, जैसे यहाँ पर Cl ले लेता हूं, यहाँ पर Cl, यहाँ En ले लेता हूं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बताइए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, इनएक्टिव कंपाउंड होगा, इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जरूर सीख लीजिएगा, कैलकुलेट करना बहुत जरूरी चीज नहीं है, लेकिन हाँ EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना जरूर सीख लेना, निकालना आना चाहिए, आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मान लो FeCN का होल 6 4 नेगेटिव में Fe का जो नंबर है वो क्या आएगा, 26 माइनस 2 प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा, 36, 36 निकाल लेंगे आप लोग, एक एक एग्जाम्पल भी बताता चल रहा हूं। इसी तरीके से आपको अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जाम्पल्स, यहां मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम्पल्स एक्सेप्शन वाले पढ़ने पड़ेंगे, एक्सेप्शंस के साथ मैंने वीडियो में बहुत बार कराए हैं, तो उनको आप जरूर करिएगा। जैसे मैं आपको बोले दे रहा हूं, बिना एक्सेप्शन दोनों मिक्सचर लिख रहा हूं। एक तो आप NiCO का होल 4 को जरूर पढ़ लीजिएगा, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, और डायामैग्नेटिक होता है, पढ़ लेना। जिनमें आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूं, उनको तो आप किताब की मदद से जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता रहे, एक आप पढ़ना SCF6, ठीक है, SCF6 ऊपर ट्राई नेगेटिव, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका VH2O का नहीं आया तो व्हाट्सएप पर हमसे डिस्कशन करिएगा, व्हाट्सएप पर, लेकिन ये छोड़ना नहीं है किसी कीमत पर। ये एग्जाम्पल हमेशा पीजीटीज एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पीजीटी एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है, ये पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं इनको अंडरलाइन और वो कर रहा हूं। CRF6 जो ना आए आप डिस्कशन करिएगा हमसे ग्रुप के अंदर, ठीक, ग्रुप के अंदर डिस्कशन करना। एग्जाम्पल इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से आप CrH2O का एग्जाम्पल, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाले हैं सब, CrH2O का होल 6 ऊपर डाई पॉजिटिव, एक ये एग्जाम्पल, और एक FeH2O का होल 6। एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, मैं केवल इस समय वही बात कर रहा हूं, बाकी नहीं कर रहा हूं। CONH3 का, ये सब पीजीटीज में आए हुए एग्जाम्पल हैं,
इसीलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक ये जेडन, एक जिंक के साथ में अमोनिया, इतने एग्जाम्पल अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिए भाई साहब, तो ईश्वर चाहेगा तो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरा, आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब जाइएगा तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बहुत दिमाग नहीं लगाना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब आप रहेंगे तो मैं बता दे रहा हूं, केवल उतने पर रहना। एक तो आप ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ध्यान रखना कि भाई ये आपकी 5 ऑर्बिटल हैं, ये 5 ऑर्बिटल हैं, ये टूटेंगी Eg लेवल में और आपकी T2G लेवल में टूटेंगी, T2G लेवल में। ठीक है, T2G लेवल और Eg लेवल। इसको यहाँ से अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो इसकी वैल्यू 4dq है, इसकी वैल्यू 6dq है, और अगर मैं डेल्टा O की वैल्यू करता हूँ तो 0.6 है, इधर डेल्टा O की वैल्यू करता हूँ तो 0.4 है। नीचे वाली नेगेटिव ली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, तो ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। ठीक, ठीक है, समझ गए अद्विक? ठीक, शाबाश जी। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इसी कंडीशन में। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर आपको वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि जो लिगेंड वीक फील्ड होंगे वो भाई साहब आपके हाई स्पिन लिगेंड कहलाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो आपके लो स्पिन कहलाएंगे। ठीक है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। सूरज, बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है जी, ठीक है, याद रख लेंगे ना आप? याद रख लेंगे। तो लो स्पिन और हाई स्पिन के एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। दूसरी चीज है, अगर अगर लिगेंड आपका वीक है तो लिगेंड वीक का मतलब है डेल्टा ओ की वैल्यू जो है वो कम होगी और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसा ही तो है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी और पेयरिंग कम होगी। अब मैं कहूं कि ऑक्टाहेड्रल है, सही लिखा मैंने, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं चाहता हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये लो स्पिन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन भरने पड़े तो कैसे भरेंगे? यहाँ पर 6 0 भरेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर कितना क्या भरेंगे बताइए? 4 2 भरेंगे। कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर हम लोग क्या भरें बताइए? यहाँ पर 3 भरें, 4 भरें और यहाँ 2 भरें, बताइए क्या भरें? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 6 0 भरे ना? पहले पेयरिंग करा दें, ठीक है ना? तो यानी कि ऊपर वाला ही हमारा सही ऑप्शन होगा। ऐसे करके क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। जी, ऐसे करके एग्जाम्पल में आ सकते हैं, ये संभावना है। और यही अगर मान लो वीक फील्ड हो जाए, हाई स्पिन हो जाए, तब क्या कंडीशन हो जाएगी? ये हाई स्पिन में हो जाए तब क्या भरेंगे बताइए? तब हम लोग T2G में क्या भरेंगे और Eg में क्या भरेंगे अगर ये हाई स्पिन हो जाए? तब यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, बिल्कुल सही, सही है। एक तो ये कैलकुलेशन होना चाहिए। और अगर आपसे कहा जाए, जी बिल्कुल सही है, अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करनी है, मान लेते हैं सपोज कर लो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की अगर आपको कैलकुलेशन करनी पड़े तो उसके केस में D1 का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये जरूरी चीज है। ये आपका D1 का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आपका है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है,
और ये D1 का है, ठीक है। और इस तरीके से, और एक D1 का जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक। बहुत ही अलग क्लास हुई है आज एकदम, आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे मजा आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, T2G और EG लेवल लिख देंगे, यहाँ पर भी T2G EG और T2G लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, EG और T2G लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग EG और T2G लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसके केस में अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो नीचे T2G की वैल्यू तो 4 होती है माइनस साइन के साथ में, तो माइनस 0.4 हो गया। माइनस साइन का हालांकि बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन इनटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भर देंगे, प्लस अब आपका EG में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो 0.6 इंटू EG भर देंगे, ठीक है। ये हमारा डेल्टा O की वैल्यू आपकी नॉट में आ जाएगी। यानी यहाँ जो आंसर आएगा तो माइनस का 0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0, टोटल आंसर हमारा माइनस का 0.4 आ जाएगा इसके केस में, ठीक। याद समझ में आ गया ना। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ चलेंगे टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स में चलेंगे तो CFSE ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस का 0.6 माइनस में रहिएगा 0.6 इंटू EG लेवल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 1, और प्लस में 0.4 इंटू वहाँ 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगी इंटू 0। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस का 0.6 जी, माइनस का 0.6 समझ में आ रहा है ना, माइनस का 0.6 डेल O यानी डेल्टा O हमारा आंसर। ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं, इजी वे में बता देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, बता देंगे जी, कैलकुलेशन कर लेंगे ना। चलो एक चीज और नोट कर लो, अगर हम लोग मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो वहां पर एक चीज और याद करना, कभी कभी टोटल आंसर भी पूछ लिया जाता है तो उसके लिए भी फार्मूला याद कर लेना। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो माइनस 0.4 इंटू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है प्लस 0.6 इंटू EG की वैल्यू, और साथ में ये डेल्टा O में निकाल ही लेंगे, प्लस MP। यहाँ पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बात आप नोट कर लेना, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नोट कर लेना, ठीक। अगर मान लो कहीं पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जैसे 3D में 6 दिया हुआ है तो 3D में 6 में आपको देखना पड़ेगा वो हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 3D में 6 दिया है, यहाँ 3D में 6 दिया है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा एग्जाम्पल दे रहा है। मान लो हमने कहा कि भाई इसको जो है थोड़ी देर के लिए हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चलिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चलना है, ठीक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ T2G EG भरिए पहले, देखो T2G ये हो गया हमारा, ये T2G हो गया और ये हमारा EG हो गया। अब ये हाई स्पिन है मतलब स्ट्रॉन्ग है तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा जी, एक एक पेयरिंग, मतलब इसमें हम पेयरिंग कर देंगे। अगर हाई स्पिन है तो लिगेंड कैसा हुआ, वीक हुआ, सॉरी हाई स्पिन है तो लिगेंड वीक हुआ, सॉरी लिगेंड वीक हुआ, हाई स्पिन है तो लिगेंड वीक हुआ। 1 2 3 4 5 6 एक पेयर बनेगा, हाँ 1 पेयर बनेगा, ठीक है बिल्कुल सही है आप, 1 पेयर बनेगा। तो इसका मतलब हुआ वैल्यू हो जाएगी हमारे माइनस की 0.4 इंटू T2G में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 तो 4 हो गया है ना, प्लस 0.6 हो गया इंटू उधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है तो 2 हो गया। ये तो वैल्यू हमारी आ जाएगी आपकी किसमें, डेल्टा O में आ जाएगी, डेल्टा O में आ जाएगी। और ये वैल्यू प्लस एक पेयर है तो 1 इंटू 1 पेयरिंग एनर्जी जो भी दे रखी हो आप लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा खट से, ठीक कर लेंगे। तो ये काम भी आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप आ सकते हैं, संभावित हैं। मैंने पूरी ताकत लगा दी है, आज जितनी मेरे अंदर थी वो और अभी लगाऊंगा, अभी ऐसी बात भी नहीं, ताकत अभी और अभी है, मतलब आज भर के लिए। अब यहाँ पर एक फार्मूला, स्पिन ओनली फार्मूला,
स्पिन ओनली फार्मूला को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू होता है ना, एन प्लस वन होता है, सॉरी 5 2 7 नहीं 2 ही होता है, एन प्लस टू यही होता है ना, यही होता है बोहर मैग्नेटॉन। मैं भी ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते घुसुर पुचुर हो जाता है ना दिमाग के अंदर, तो ये बात भी आप नोट कर लेना। इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर याद रखना, अनपेड इलेक्ट्रॉन आप जरूर याद रखिएगा, ठीक, याद रखेंगे ना। उसके बाद आप एक काम और कर लेना जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी सी बात हम ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में भी कर लें और इनर ट्रांजिशन के बारे में भी कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, ज़्यादा नहीं। एक तो आपको मेटल कार्बोनिल्स पर जरूर ध्यान देना है, मेटल कार्बोनिल्स पर ध्यान देना है। ये गलत हो सकते हैं, ध्यान देना है, जो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में एलएफटी और लिगेंड फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड एक ही है भैया। एलएफटी और सीएफटी एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है, ठीक है राहुल, एक ही बात है। वो मैं पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ही बता रहा था आपको, पूरा अभी जो बता रहा था वही है। मेटल कार्बोनिल्स में सबसे पहले आप देखिएगा, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं ये कार्बोनिल्स हैं, क्या है, ये कार्बोनिल्स हैं। अब कार्बोनिल्स जो हो सकते हैं वो दो कैटेगरी में मैं ला सकता हूं, एक मोनो कार्बोनिल्स और एक आपके पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स। तो यहां पर मैं पहले दो कैटेगरी इनकी बना देता हूं, एक मोनो हो सकते हैं, एक मोनो और एक यहां पर पॉली हो सकते हैं, एक यहां पर पॉली हो सकते हैं। मोनो में एक ही टाइप का मेटल होगा, जैसे कि मान लो NiCO का होल 4 हो गया, ये एक ही मेटल होगा, ठीक है। अब पॉली में दो होंगे, होमो और हेट्रो। तो पॉली में आपके इस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, ये आपका होमो हो सकता है, होमो, और ये हो सकता है हेट्रो, ठीक। और होमो में क्या होगा, सेम मेटल रिपीट कर जाएंगे। सेम मेटल का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि CO कोबाल्ट का 2 कर दें और यहाँ पर CO का 8 कर दें, तो ये होमो में आ जाएगा। हेट्रो में दो बदल जाएंगे, जैसे मैंगनीज भी हो जाए, कोबाल्ट भी हो जाए और यहाँ पर CO का होल 9 भी हो जाए, तो ऐसे एग्जाम्पल आपके होमो हेट्रो में चले जाते हैं, ठीक है। और एक आपके ब्रिज वाले होते हैं, एक नॉन ब्रिज वाले होते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ब्रिज और नॉन ब्रिज भी आपको याद रखने हैं। तो एक आप याद रखना कार्बोनिल्स, फिर आप बना लेना कार्बोनिल्स बना लेना। कार्बोनिल्स में एक ब्रिज वाले और एक नॉन ब्रिज वाले। तो एक होते हैं नॉन ब्रिज, नॉन ब्रिज में आपस में जुड़ेंगे नहीं, जब नहीं जुड़ेंगे तो जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर बताया वही आएगा। NiCO का होल 4 है, FeCO का होल 5 है, Cr वाला भी हो सकता है। और ब्रिज वाले कैसे आएंगे, जिसमें आपस में ब्रिज बन जाता हो, जैसे Mn का मैंने 2 ले लिया और CO का यहाँ पर मैं 12 ले लेता हूँ, ऐसे भी एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक। तो ये ब्रिज वाले हो सकते हैं। Fe का 2 और ले लीजिए, Fe का होल ट्वाइस यानी Fe2 ले सकते हो, और ये भी CO का 12 ही आएगा, CO का ये 12, ऐसे एग्जाम्पल जब आए तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा जी, देख लीजिए सर, ठीक है। इनके प्यूरिफिकेशन प्रिपरेशन आप कर ही लेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स के, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, आप इनको देखिएगा ध्यान से। और दूसरी चीज आपको और बताएंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स में अगर आपके पास कोई बुक हो तो उन जैसे निकल का तो आप पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आप जरूर NCERT से ही पढ़ लेना मेरे हिसाब से। ब्रिज वाले में क्या होगा, हमेशा ब्रिज वाले में हमेशा दो दो हो जाते हैं, आपस में दो जुड़ते हैं अजय प्रताप। ब्रिज वाली जब बात आएगी तो हमेशा वहां पर दो आपस में कनेक्शन हो जाएंगे, यानी कि ब्रिज बनाएंगे, दो मेटल्स आपस में जुड़ेंगे ब्रिज बनाते हुए। जैसे अगर मैं कहूं यही वाला ले लेता हूं, यही वाला Fe ले लेता हूं और यहां पर मैं क्या करूंगा, Fe एक इधर लिख देता हूं,
यहाँ पर CO, 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 ये कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने जोड़े, ठीक है। इसके बाद एक CO यहाँ लेना पड़े, 3 3 6 हो गए, एक CO आपको फिर इससे लेना पड़ेगा ऐसे CO, तो ये हो गए आपके 3 3 6 2 8 हो गए, 8 दिख रहे हैं आपको, होल 9 वाला बन जाएगा। और ये एक आपका ये यहाँ पर CO लेना पड़ेगा, तो ये होगा 3 3 6 3 9, ये बन गया स्ट्रक्चर Fe2CO का होल 9 बन जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ऐसे 12 वाला बनाना चाहना तो 12 वाला भी बन जाएगा। 12 वाले में कुछ नहीं करना होगा, इसी को आपस में फिर और कनेक्शन देने पड़ेंगे, नीचे 2 बार और, यहाँ पर 4 4 जोड़ेंगे, नीचे साइड में 2 2 जोड़ देंगे। ऐसे ही आपका अगर कोबाल्ट का बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा, कोबाल्ट वाला भी। अगर मतलब आपस में ब्रिज बनाते हैं, जैसे CO ले लिया, अब यहाँ पर CO ले लीजिए, यहाँ पर CO ले लीजिए, मतलब थोड़ी सी अगर बुद्धि लगा दोगे तो काम हो जाएगा। CO, यहाँ पर भी CO, यहाँ पर भी CO ले लेना, यहाँ पर ऐसे CO ले लेना, और यहाँ पर ऐसे CO ले लेना, तो आपका ये बन जाएगा कोबाल्ट का 2 और CO का 8। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। बना लोगे ना, इस तरीके कंपाउंड बना लेना। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो वहां पर आपको केवल ऑक्सीडेशन स्टेट पर फोकस करना है, उनके जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर फोकस करना है। यानी इनर, अगर हम लोग इनर ट्रांजिशन पर चलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर चलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर चलते हैं जी, तो इनके लिए आपको बहुत जरूरी हो जाता है कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे एक तो बेसिक कैरेक्टर जो आप पढ़ाते हो, नंबर वन इनका सेपरेशन, नंबर 1 इनका सेपरेशन पढ़ लेना है। हाँ, सेपरेशन पढ़ लेना है। इसमें हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड का प्रयोग करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड का प्रयोग करते हैं, एक बात ये याद रखना। दूसरा, एलए ट्राई पॉजिटिव आयन से जब एलयू ट्राई पॉजिटिव आयन तक चलेंगे तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज करेगा और आयनिक करैक्टर डिक्रीज करेगा। आयनिक जो है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। इस बात को भी आप नोटिस कर लेना, ठीक है। बहुत जरूरी, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके ऐसे बोले कि दिमाग में सेट रहनी चाहिए, सेट रहनी चाहिए, अन्यथा आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो वो खतरा साबित हो जाएगा आपके लिए। दूसरी बात है, तीसरा पॉइंट ये है कि जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज है वो नियरली सेम है, नियरली सेम है। इस पर भी आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना, ठीक, क्योंकि वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण है। चौथा पॉइंट, आप एक तो लेंथनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा गैडोलिनियम जीडी का, जीडी ट्राई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चौथा आपको ल्यूटीशियम ट्राई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ वाला याद रखना है। तीनों का यही कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस चलता है। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, गैडोलिनियम में 4F7 और यहाँ पर 5D1 आ जाता है, इस वाले में 4F14 और 5D1 आ जाता है। 6S2 तो हर जगह होगा ही होगा, और वो पॉजिटिव लगाओगे तो हट जाता है ना। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक, जरूरी है। और लेंथनम पहले वाला जो एलिमेंट है, इस वाले में अगर आप रहोगे तो यहाँ पर केवल 5D में 1 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाएंगे। ये चीज अपने दिमाग में नोट कर लेना। और कुछ खास बातें जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 लेंथनम, ठीक है, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम ये कॉमनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये बात आप नोट कर लेना। इसी तरीके से अगर हम लोग यूरोपियम और इटरवियम की बात करते हैं, ये कॉमनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी तरीके से सीरियम और टर्बियम
टर्बियम की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली शो करते हैं। ये चीज आप नोट कर लेना अपनी किताबों से। इसी तरीके से आप और भी देखना, समैरियम और थ्यूलियम कितना है, समैरियम और क्या बोलते हैं टीएम को, देखो इतना बोलते बोलते मुंह थक गया कि दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। थ्यूलियम बोलते हैं, थ्यूलियम, लेंथेनम डी ब्लॉक का नहीं, डी ब्लॉक का है, एफ का नहीं है, डी ब्लॉक का है थ्यूलियम। इसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है, +2 आती है, ठीक, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपका प्रोसियोडीमियम एंड नियोडीमियम, नियोडीमियम इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आती है। तो ऐसे जो है आप याद रखना, जरूरी है ये चीजें, ठीक। और बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं है, केमिकली इनकी कोई रिएक्शन होती नहीं है। लैंप के जो मेंटल में यूज होता है वो कौन यूज होता है, लैंप के मेंटल में, याद था ना, अगर आपको सीरियम का ऑक्साइड और एंड थोरियम का ऑक्साइड जो है ये लैंप मेंटल में यूज होता है। लैंप, पहले लैंप लालटेन जलती थी, उसकी मेंटल, लोग मेंटल खराब हो गया इसका, है ना, वो लैंप मेंटल में यूज होता था। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं जितने भी हैं, और इसके अंदर एक ही रेडियो एक्टिव होता है, प्रोमीथियम, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स में, लैंथेनॉइड्स में प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, और एक्टिनोइड ऑल है, ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। चलिए साहब, ये मैंने, और बाकी आप पी ब्लॉक को और जितने भी पी ब्लॉक की रिएक्शंस हैं मैं ऑलरेडी पहले ही बहुत करा चुका हूं, और उनके ऑर्डर में ऑलरेडी पी ब्लॉक की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिस्कशन कर चुका हूं। तो इतना रखिए आज की क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास मेरी आज पसंद जरूर आई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और शायद मैं उम्मीद पर हो सकता है खरा उतर पाऊँ ना उतर पाऊँ, अलग बात है, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रही कि मैं आपको बहुत बेटर दे पाऊँ। इसी तरीके से मैं एक क्लास और आपकी लूंगा जबरदस्त, और उसमें आपको ऑर्गेनिक का बहुत सारा मैटर डिस्कशन करूंगा, और कुछ अगर पॉइंट्स कहीं छूटे होंगे तो उनको भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आज इतना ही, ठीक है। ओके।